नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंसान अपने जीवन में एक समय के बाद अपना परिवार पूरा करने की सोचता है। अपने घर में बच्चे की किलकारी सुनने की इच्छा कई लोगों की अधूरी रह जाती है, क्योंकि दंपतियों में से किसी एक को बांझपन की शिकायत होती है। बांझपन क्या होता है ये तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे होने वाले कारणों की जानकारी नहीं होती। अक्सर देखा भी गया है कि बांझपन के लिए लोग महिलाओं को ही दोषी करार देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, हर इंसान को तो कहीं ना कहीं पता ही होता है। इस पर आज हम बात करेंगे, तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम इनफर्टिलिटी विषय पर डिस्कशन करेंगे और इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एमएस ओबीजी डीएनबी एफआरएम एफएमएस गुजरात, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपी सर्जन, सोनोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हेल्थ लाइफस्टाइल लिमिटेड, डॉक्टर सुधा अग्रवाल चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, आज हमने एक ऐसा विषय चुना है जिस पर बातें कभी खुलकर नहीं हो पाती हैं। लोग बहुत ज़्यादा झिझकते हैं इस पर बात करने के लिए। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो बांझपन क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक समस्या के तौर पर इसे हम देखें या फिर एक गंभीर समस्या के तौर पर इसे देखें जो तेज़ी से आज के दौर में बढ़ती जा रही है? देखिए, बांझपन जब एक शादीशुदा दंपत्ति शादी के बाद 1 साल की रेगुलर संबंध रखने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पाते तो उसे हम बांझपन पे कहते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ रही है और ये एक सोशल स्टिग्मा बन गई है। कई बार शादीशुदा दंपत्ति 2-3 साल वेट करते हैं और डॉक्टर से नहीं मिलते, जिस कारण ये तेजी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो क्या इसके बारे में ऐसा समझा जाए कि पहले भी लोगों में ये चीज़ें होती थी, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से बदलती हुई लाइफस्टाइल है, ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है? देखिए, पहले लड़कियों की और पुरुषों की दोनों की कम उम्र में शादी हो जाती थी। जी। शादी के 1 साल बाद ही वो लोग बच्चे का प्लानिंग करने लगते थे। बट आज के दौर पे करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो पुरुष और स्त्री दोनों ही करियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो लेट में शादी के 1-2 साल तक वो लोग बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। जब बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उसके 1-2 साल तक ट्राई करते हैं, उसके बाद ही वो डॉक्टर से मिलते हैं। तो इस सब चीज़ों में काफ़ी लेट हो जाती है। दूसरा चीज़, लाइफस्टाइल आज की सब जंक फूड में डिपेंडेंट रहते हैं और स्ट्रेसफुल माहौल है। एवरीवन इज इन स्ट्रेस, हर कोई स्ट्रेस में ही जी रहा है, तो बांझपन काफ़ी बढ़ गई है अब। जी बिल्कुल। मैम, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो किस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला, बांझपन तभी पता चलता है अगर एक शादीशुदा दंपति शादी के 1 साल तक रेगुलर रिलेशन रखने के बाद भी गर्भ धारण ना कर सके। लेकिन अगर फीमेल की या स्त्री की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो 6 महीने की कोशिश के बाद ही उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसे ही हम बांझपन कहते हैं। कई बार देखा गया है, जैसे फीमेल को पीरियड्स के वक्त उन मासिक दिनों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, या फिर कोई गठान होती है, उनको पता रहता है, या रिलेशन रखने में उनको बहुत पेन होती है, तो ऐसे में भी उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा चीज़, पुरुषों में कई बार देखा गया है कि उनको संबंध रखने में काफ़ी दिक्कत रहती है, तो ऐसे में उनको जल्दी ही मिल लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर बच्चे होने में काफ़ी कष्ट होगा। बिल्कुल। और मैम, जिस तरह से हम महिलाओं और पुरुष बांझपन में किस तरह का एक बड़ा अंतर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं में ये लक्षण अलग होते हैं, पुरुषों में ये लक्षण अलग होते हैं, तो क्या ये जेंडर डिफाइनिंग भी होते हैं, एज डिफाइनिंग भी होते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो कैसे होती है। जो महिलाएं होती है, हर महीने उनके 2 अंडकोश होते हैं और एक गर्भाशय होती है। जी। तो हर महीने आइदर राइट तरफ से या लेफ्ट तरफ से एक अंडा बढ़ के फट के ट्यूब में आता है। नीचे के रास्ते से, फीमेल की नीचे के रास्ते से शुक्राणु जाता है, पुरुष की शुक्राणु, और दोनों जाके ट्यूब में मिलके बच्चा बनता है। वो बच्चा जाके 5वें दिन में गर्भाशय की लाइनिंग में लगती है। तो अगर किसी को गर्भ धारण नहीं कर पा रही कोई भी, तो या तो उसके अंडकोश में अंडे कम हैं, अंडे अगर ठीक है तो या तो फिर कोई एक, दोनों तरफ से कोई एक अंडा बढ़ के फट नहीं रहा है, या फिर ट्यूब अगर बंद है तो ट्यूब में ये अंडा और शुक्राणु मिल नहीं रहे हैं। कई बार शुक्राणु की गति या शुक्राणु की क्वालिटी भी ख़राब रहती है। तो चौथा चीज़ ये है कि अगर ये बच्चा बन भी जाता है
तो बच्चेदानी की लाइनिंग या बच्चेदानी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जाके उधर अटैच नहीं होता है। तो ये सब मिल के कहते हैं बांझपन। तो फीमेल और मेल का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। जी, लेकिन मैम जिस तरह से एक एज की बात आती है और जैसे आपने डिस्कशन के शुरू में ही बताया कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेट हो रही हैं। पहले लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी, जल्दी वो फैमिली प्लान कर लेते थे। अब चूंकि बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं लोग, खासकर यदि हम महिलाओं की बात करें तो वो भी ये चाहती हैं कि एक बार वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, उसके बाद अपना एक परिवार वो करें। तो क्या कोई ऐसी एज होती है जिसमें समय रहते हमें सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है? देखिए, ऐसे तो बोला जाता है कि 35 साल से पहले प्रेगनेंसी कर ले तो ठीक है, जी। लेकिन करियर भी आजकल उतना ही मायने रखता है। हम्म। तो आजकल देखा गया एस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सपोज किसी महिला को पता है कि वो लेट में मैरिज करेगी, लेट में बच्चा करेगी, जी। अगर जल्दी शादी कर भी लेती है तो गर्भधारण लेट में करेगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो अपनी oocyte फ्रीजिंग करा सकती है। वो क्या होता है, जो मतलब महीना के पीरियड्स के दूसरे दिन से जी। सारा इवैल्यूएशन करके अल्ट्रासाउंड करने के बाद इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। ये इंजेक्शन 10 से 15 दिन चलते हैं। जी। जब अंडे की काफ़ी साइज हो जाती है और काफ़ी नंबर ऑफ अंडे हमको मिल जाते हैं तो हम उनको रप्चर का इंजेक्शन देके 35 घंटे बाद वो अंडे निकाल लेते हैं अंडर एनेस्थेशिया, नशा में निकाल लेते हैं ओटी में, और फिर वो अंडे को फ्रीज कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -192 डिग्री सेंटीग्रेड में। जी। अब वो स्टोर होके रह गई। सपोज वो कभी 2 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करती है तो वो अंडे को हम यूज करके पुरुष के शुक्राणु लेके लैब में मीडिया में वो बच्चे बना के हम उनमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से वो मतलब लेट में भी गर्भ धारण कर सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी मैम अपने दर्शकों को दी है कि आज की बदलती लाइफस्टाइल में भी आप किस तरह से फ्रीजिंग का सहारा ले सकते हैं। और मैम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी जो समस्या होती हैं, क्या वो भी एक कारक इस विषय की मानी जा सकती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने आइदर राइट या लेफ्ट तरफ से एक तरफ अंडा बन के बढ़ के फटता है। जी। तो कई फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज होते हैं। ये क्यों होता है, जब फीमेल अपनी माँ के गर्भ में रहती है तो उसे इंसुलिन की एक्सपोजर ज़्यादा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जैसे जैसे फीमेल और पुरुषों में डायबिटीज़ बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये ऐसे नहीं है कि महिला को लेट एज में उसको पीसीओएस हो रही है, ये राइट फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट रहता है। जब वो अपने मदर के गर्भाशय में रहती है तो तब हाई इंसुलिन एक्सपोजर होता है, जिसके वजह से जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है तो उस वजह से एक अंडा बढ़ के फटता नहीं है। अब अंडा बढ़ के फटेगा नहीं तो प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत कम रहता है, और यही कारण से उसको पीरियड्स भी नहीं आता। तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके वजह से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। जी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये पूरी प्रक्रिया होती है। महिलाओं को तो काफ़ी परेशानियां होती ही हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर सुधा ने बताया कि पुरुषों में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, वो भी एक कारक इस विषय के हो सकते हैं। मैम, यदि हम ट्रीटमेंट में जाएं तो किस तरह की ट्रीटमेंट आज मेडिकल साइंस में इसके लिए अवेलेबल हैं? हम चाहेंगे कि आप जेंडर डिफाइंड सारे ट्रीटमेंट्स बताएं कि पुरुषों के लिए क्या उपचार हैं, फिर हम महिलाओं पर भी बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे पुरुषों को लेके। जी। आजकल अधिकतर लोगों में देखा गया है कि धूम्रपान, अल्कोहल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इंक्रीज यूज़ ऑफ गैजेट्स, जैसे दिन भर लैप में रख के हम काम करते हैं। जी। तो उसमें देखा गया लैपटॉप के वजह से जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं स्क्रोटम, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यूजुअली जो पुरुषों के अंडकोश रहती है उसकी टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम होनी चाहिए। तो जब हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, लैब में लैपटॉप रखते हैं, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण शुक्राणु की कमी होती है, शुक्राणु ठीक से बनते नहीं है, कुछ शुक्राणु की गति कम होती है और कईयों की क्वालिटी ख़राब होती है, बिकॉज अंदर में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलता रहता है। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? या तो सबसे फर्स्ट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। स्मोकिंग की जो रिजल्ट्स होती है दैट इज़ रिवर्सिबल। अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो धीरे धीरे शुक्राणु में काफ़ी सुधार होती है। दूसरी चीज़, किसी को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी शुक्राणु को इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी मेडिसिन भी इफ़ेक्ट करती है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हम ये सब डिले कर सकते हैं। तीसरा चीज़, आज के दिन मेडिकेशंस अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है, जिससे शुक्राणु की क्वालिटी, उनकी गति इम्प्रूव हो सकती है। चौथा चीज़ होता है इक्सी और आईवीएफ।
ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए लागू होता है। जब फीमेल्स में भी हम स्टार्टिंग में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, और अगर छोटी मोटी तकलीफ होती है जिसको सिर्फ टैबलेट से इम्प्रूव हो जाए तो वो हम देते हैं। जहाँ टैबलेट्स नहीं काम करते वहाँ हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन्स वैसे ही स्टार्ट होते हैं, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन, महीने के दूसरे नहीं तो तीसरे दिन से इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं। जब अंडे की साइज़ 18 से 19 मिलीमीटर हो जाए और उनकी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाए, तब जाके हम उनको रप्चर का इंजेक्शन देते हैं। 35 घंटे बाद पुरुष की शुक्राणु लेके उनको लैब में प्रोसेस करते हैं। लैब में जब हम प्रोसेस करते हैं, शुक्राणु से डेब्रिस हटा के, मतलब जो गंदगी होती है वो हटा के लैब में, फिर वो शुक्राणु फीमेल में डाला जाता है, सोनोग्राफी गाइडेड। उसे हम बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो हम शुक्राणु महिला के रास्ते में डालते हैं, यूट्रस में, बच्चेदानी में डालते हैं। चौथा चीज़ होता है IVF, जैसे कि मैंने कहा कि 15 दिन इंजेक्शन चलती है। उसके बाद क्या होता है, अंडर लैब कंडीशंस, अंडर एनेस्थेशिया, महिलाओं के अंडकोश से अंडे निकाले जाते हैं। वो अंडे को हम लैब में प्रोसेस करते हैं मीडिया के थ्रू, और पुरुषों के शुक्राणु लेके उनको प्रोसेस करके दोनों को लैब कंडीशंस में मिलाते हैं। इसीलिए हम उसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर। तो ये चीज़ अवेलेबल है। सपोज शुक्राणु बहुत कम है तो उसमें हम टेस्टिस, जो अंडकोश होते हैं पुरुषों के, वहाँ से बायोप्सी लेके भी, वहाँ से हम शुक्राणु निकाल के भी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। जब ये सब होने के बाद भी कई केसेस में बच्चेदानी फीमेल्स की इतनी छोटी होती है कि वो गर्भ धारण करने की कंडीशन में नहीं होती, तो उसमें हम सरोगेसी में जा सकते हैं। अब सरोगेसी क्या है, मतलब महिला के अंडकोश से अंडे निकाल के, पुरुष से शुक्राणु लेके, बच्चा बना के वो किसी दूसरी महिला के बच्चेदानी में डाला जाए। वो बच्चेदानी को बच्चे को अपने बच्चेदानी में धारण करेगी और 9 महीना अपने गर्भ में रखेगी। जी, तो ये सरोगेसी की बात होगी। और मैम, जिस तरह से आप जो कारण बता रहे थे उसमें एक सवाल और मेरे मन में आया कि आज के दौर में जिस तरह से कुछ यंगस्टर्स हैं वो बहुत अर्ली एज में जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन्स और स्टेमिना बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, तो क्या समय के साथ इसका भी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है स्पर्म काउंट में? जी, जैसे कि मैंने आपको बोला जी। कि पुरुषों की अंडकोश 2 डिग्री टेम्परेचर बॉडी से कम में रहती है। तो जब आप बहुत जिमिंग करते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, तो स्क्रोटल की टेम्परेचर, अंडकोश की टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसके वजह से शुक्राणु की काउंट काफ़ी फॉल हो जाती है। और ये आजकल की जनरेशन में देखा गया है, इट्स वेरी कॉमन। तो यदि आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं तो अपने ट्रेनर की गाइडेंस में करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, सिर्फ फिट रखने के लिए खुद को गैजेट्स के इस्तेमाल से जितना हो सके बचने की कोशिश करें, जब ज़रूरत पड़े तभी उनका इस्तेमाल करें। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये कहा भी जाता है, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए तो ये एक अभिशाप की तरह है, तो जितने जल्दी हो सके इसे भी आप छोड़ें। तो ये तो बात हो गई मैम पुरुष बांझपन की और इसके उपचार की। अब हम डिस्कशन करेंगे कि महिलाओं के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट्स आगे इस फेस में मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आयु, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, दूसरा की मेडिकेशंस होती है। ओनली मेडिकेशन से भी कई महिलाएं कंसीव कर देती है। मेडिकेशन से उनके अंडे की साइज बढ़ा के ओवुलेट किया जाता है, जिसे रप्चर कहते हैं। तीसरा चीज, जैसे मैंने IUI आपको एक्सप्लेन की, वो एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। चौथा IVF है, और लास्ट में है सरोगेसी। ये सारी चीजें महिलाओं में हम कर सकते हैं। जी, और अभी एक रीसेंट ट्रीटमेंट आई है, दैट इज यूट्राइन ट्रांसप्लांटेशन। जी, रिसेंटली एक केस देखा गया था, करीब 3 से 4 साल पहले। फीमेल में बच्चेदानी बहुत छोटी थी और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसकी मदर की बच्चेदानी उसमें ट्रांसप्लांट कर दी। जैसे आपने किडनी ट्रांसप्लांट की बात सुने हैं, जी जी, बाकी सब सुने हैं, लेकिन इसमें बच्चेदानी ट्रांसप्लांट किए थे। ये पूरा 1 दिन का ऑपरेशन लगा था, पुणे में हुआ था। हमारे इंडियन डॉक्टर शैलेश पुटामेकर ने ही ये किया था। तो इसमें फिर IVF, जैसे हमने बोला था, डे 2 से इंजेक्शन स्टार्ट करके बच्चा बना के फिर वो फीमेल में डाला गया था, और पूरा 9 महीने उसने अपने गर्भ में ही बच्चा धारण किया, गर्भ धारण किया। चलिए, तो ये भारत में हुआ है और अपने आप में निश्चित तौर पर कहा जाए तो एक सराहनीय पहल भी है मैम ये। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने सारे केसेस आपने भी अपने करियर में अब तक डील किए हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक इस प्रोसेस में देखने को मिली है?
कॉम्प्लिकेशन देखिए, इनफर्टिलिटी खुद एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जी। सबसे पहले तो महिलाएं इसे एक सोशल स्टिग्मा मानती हैं। हम्म। पुरुष डॉक्टर के सामने आना नहीं चाहते, पुरुष ये जी। चीज़ कभी नहीं अपनाते कि वो भी एक कारण हो सकते हैं। जबकि 40 से 50% केसेस में देखा गया है कि पुरुष इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं। जी। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ना आए इसीलिए थोरो काउंसलिंग किया जाता है, समझाया जाता है कि होल प्रोसेस क्या है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, सारे ब्लड टेस्ट करा के हम कारण तक जान पहुंचते हैं। पहले एक साइकिल पूरी मॉनिटरिंग होती है फीमेल की, दूसरी फेज में 3-4 दिन में पहली बार देखा जाता है अल्ट्रासाउंड में कि अंडे कितने हैं। 16वें-17 दिन में देखा जाता है कि अंडे बन के फटे कि नहीं। फिर लास्ट में 24वें-25वें दिन में देखा जाता है कि बच्चेदानी की लाइनिंग बनी कि नहीं। और पुरुष में शुक्राणु की जांच होती है। उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद ही हम जान पाते हैं कारण क्या है। एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं कि ये काम करता है, ये नहीं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। कई और भी केसेस देखे गए हैं, जैसे कि हम रसोली बोलते हैं या सूजन बोलते हैं बच्चेदानी में, और एंडोमेट्रोसिस की केसेस होती है। तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। किसी में ऑपरेशन भी चाहिए रहता है अगर बहुत सारे गठान हैं या 4 सेंटीमीटर से बड़े हैं, या फिर वो बच्चेदानी की लाइनिंग में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में उनको ऑपरेट करना पड़ता है। तो सभी की ट्रीटमेंट अलग है, किसी की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है। कई केसेस में देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि आईवीएफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है, आईवीएफ में चांसेस ऑफ एबॉर्शन ज़्यादा है, बट जितना चांसेस आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आईवीएफ में भी उतना ही चांसेस है। कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ, एक चीज़ देखा गया है आईवीएफ में कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे हम जुड़वा या 3 बच्चे ये सब कहते हैं। जी। पहले होता था कि 2 से 3 बच्चे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था फीमेल में, लेकिन अब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बच्चे ही ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियो। तो इसकी रेट भी अब काफ़ी घट गई है। बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारियाँ मैम आपने इस विषय पर दर्शकों को दी, और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, और जाते जाते हम चाहेंगे मैम एक छोटा सा रिकैप आप हमारे दर्शकों को दें कि इस विषय को लेकर उन्हें कितना ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों का उन्हें पालन करना चाहिए जिससे इससे बचा जा सकता है। और लास्ट में हम ये भी चाहेंगे कि आप बताएं कि संपर्क किस तरह से आपसे किया जा सकता है यदि कोई दंपत्ति इस परेशानी से जूझ रहे हो तो। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं और आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए। कृपया ये ट्रीटमेंट जो निसंतान दंपत्ति की होती है, दंपत्ति की, अकेले पुरुष या महिला इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एज एन इनफर्टाइल कपल आपकी ट्रीटमेंट होगी। और निश्चित रूप से अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हाँ, हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा चीज़, अगर आप लेट मैरिज प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऊसाइड क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जा सकती हैं, और पुरुष भी अपने सीमेन फ्रीज करा सकते हैं। सपोज कोई आउट स्टेशन में जॉब कर रहे हैं और रेगुलर आप लोग रिलेशन नहीं रख पा रहे, तो दे कैन ऑल्सो अपना सीमेन फ्रीज करा सकते हैं। और अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज करिए, बॉडी वेट कंट्रोल करिए, स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल ये सब को छोड़िए, यूज़ ऑफ गैजेट्स लिमिट में करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से खुल के मिलिए। जी बिल्कुल। मैम, डाइट के लिए यदि हम कुछ नेचुरल बूस्टर्स की बात करें तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा खान पान भी हो सकता है पुरुषों और महिलाओं के लिए? यदि हम बात करें, अगर वो शुरुआती तौर पर दवाइयों पे नहीं जाते हैं तो एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए किन चीज़ों को उन्हें खाना चाहिए या किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम टॉक्सिक्स? जैसे फास्ट फूड आपको अवॉइड करनी है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करनी है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड जो होती है उसमें हाई लेवल ऑफ सॉल्ट होता है, शुगर होता है, तो अल्टीमेटली वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल में रिजल्ट करता है। तो दैट आपको अवॉइड करना है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, पनीर, जो भी नेचुरली लोकली अवेलेबल है मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो आप खाइए। अपनी दादी माँ, नानी माँ जो घर में खाना खाते थे, मिलेट रिच फूड, ये सब आप अपनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। जी बिल्कुल। तो घर का बना खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और जितना हो सके आप अल्कोहल को, स्मोकिंग को अवॉइड करें, गैजेट से दूर रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज भी करें ताकि आपकी बॉडी फिट हो और आपको
किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये जो तमाम ट्रीटमेंट्स हैं ये आप रायपुर में भी ले सकते हैं और इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं डॉक्टर सुधा चौधरी से। मैम, आज आपने इस विषय पर अपना समय दिया, दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया हेल्थ के इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।